नमस्कार, मैं हूं दिबांग। हैदराबाद से सदर्न राइजिंग समिट में आपका स्वागत है और हमारे साथ बेहद खास मेहमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आपका स्वागत है। चूंकि न्यूज़ चैनल है तो जो गर्म बातें आज हो रही हैं, जिसकी चर्चा देश भर में है, वहीं से शुरू करते हैं और साउथ से भी जुड़ी हुई बात है। हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और दक्षिण के केरल राज्य से वायनाड सीट से लड़ रही हैं। 130 सीटें हैं दक्षिण भारत में लोकसभा की। आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका? कैसे देखते हैं आप इसको? मैं राजनीति बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहा हूं। परिवार के जिम्मेदारी उठाने के लिए सोनिया जी कोशिश कर रही, क्योंकि जिस दिन केरला की जनता राहुल जी को चुनाव 2 बार जिताए, तो राहुल जी उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करने के बाद केरला जनता को ऐसी बीच सड़क में छोड़ने के लिए गांधी परिवार तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रियंका जी को वायनाड से चुनाव लड़वा रहे। प्रियंका जी इज गोइंग टू परफॉर्म हर बेस्ट। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं प्रियंका जी को। आई वांट टू कंग्रेचुलेट हर and I wanted to thank Gandhi Parivar. Why? Because they are trying to get South people to get equal share. एक जब ये चुनाव हो रहे थे तो एक कोशिश ये भी थी कि सोनिया गांधी को चुनाव लड़वाएं और मरकाजगिरी जो आपकी सीट है वहां से लड़वाने की बात थी। आप लोगों ने रेजोल्यूशन भी पास किया, तो क्या हुआ फिर उसमें? तो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि सोनिया जी ने 70 साल के तेलंगाना दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ हर वर्ड वी हैव गॉट दिस तेलंगाना। मैं बहुत कोशिश की है सोनिया जी को यहाँ से रिप्रेजेंटेशन करवाए, तो जनता का जो सोच है, सोनिया जी इस तेलंगाना 4 करोड़ जनता को उनके परिवार मानती है। वो परिवार के तरफ से लोकसभा में रिप्रेजेंट किए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्राइड। But because of other reasons, they have not contested from Telangana. Even I have proposed for Rajya Sabha from Telangana, but party has taken a decision to take Rajya Sabha from some other place. फिर भी यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं किए, तो भी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो 150 डेज 4000 किलोमीटर्स तब तेलंगाना में आया था। 22 डेज ही हैज वॉक्ड इन फ्रॉम तेलंगाना। तो तब ये कहा हम तेलंगाना के सिपाही बनकर दिल्ली में लोकसभा में हम आवाज़ उठाएंगे। तो जब भी ज़रूरत है, राहुल गांधी जी इज़ देयर टू रिप्रेजेंट तेलंगाना। वी आर हैप्पी फॉर दैट। मगर आज भी हम लोग थोड़ा दुखी में है, सोनिया जी यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं किए। इसका मलाल है आपको। एक बात जो हम दिल्ली से देख रहे हैं और दिल्ली के अखबारों मगर में, दबांग जी अगले बार सोनिया जी को यहाँ से रिप्रेजेंट करवा देंगे। जरूर करवाएंगे। अच्छा, इस पर ताली बजानी चाहिए। हैदराबाद के लोग हैं, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि एक बात जो दिल्ली से हम जब देखते हैं तो एक बड़ी चौंकाने वाला बयान आया साउथ के एक मुख्यमंत्री का, स्टालिन साहब का। कह रहे हैं कि साहब 16 बच्चे पैदा कीजिए। और हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि एक कहावत है तमिल की, उस पर उन्होंने कहा, और डीलिमिटेशन से एक बात जुड़ती है। जानकार बता रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन जो आबादी के हिसाब से होता है वो लागू हो तो केरल जिसकी 20 सीटें हैं वो 20 की 20 रहेंगी, और उत्तर प्रदेश जिसकी अभी लोकसभा में 80 सीटें हैं वो बढ़कर 143 हो जाएंगी। हाउस का टोटल साइज 848 का हो जाएगा। क्या रास्ता है इसका? इट्स ए पॉलिसी डिसीजन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग जो चाहिए वही हिसाब से बनाना है। अगर साउथ का फेयर शेयर नहीं मिले तो उसका मुकाबला करना पड़ता है। कोई भी डिलिमिटेशन का अगर बिल आए, कुछ सोचे, इट्स ए सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फेयर शेयर देने के लिए। अगर 80 सीट्स वाले को कितना प्रोपोर्शनेट बढ़ रहा है, 17 सीट्स वाले को उतना ही प्रोपोर्शन से बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पनिश नहीं कर सकते। क्यों? जो सरकार जो रास्ता दिखाए, सरकार जो आदेश दिया हुआ है, हम तो पालन किए। मैं गुड बिहेवियर को आप पनिश नहीं कर सकते कि जो सरकार के बात नहीं सुना है, आप उन लोगों को financially and politically you wanted to empower just because of your political reasons, तो ये मामला नॉर्थ साउथ का मुद्दा बन जाएंगे।
तो वो देश के लिए ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि इसको नहीं नहीं, हम लोग तो रिप्रेजेंट करेंगे यहीं से, क्योंकि साउथ से हम लोग अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज है, सबका मुद्दा है। मतलब कोई पॉलिटिकल कोई पार्टी के लिए अलग अलग नहीं है, हर पार्टी के लिए, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी हु आर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम साउथ, दे हैव टू रिएक्ट, दे हैव टू टेक ए पॉलिसी डिसीजन। नॉर्थ में जो हर प्रदेश का जितना सीट्स है, जितना बढ़ रहा है परसेंटेज ऑफ द सीट्स, इक्वली तेलंगाना के लिए भी उतना ही बढ़ना पड़ेगा, उतना ही आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। अगर चुनाव में कौन जीतने वाले कौन हारने वाले वो बात अलग है। अगर आप लोग वो फेयर शेयर में अगर नहीं दिए तो विदाउट साउथ ऑल्सो दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, देन वी डोंट गेट आवर रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे वोटों से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जब जरूरत नहीं है तो हम नेग्लेक्टेड कम्युनिटी बन जाएंगे। हम लोग राजी होने के लिए तैयार नहीं है। नेग्लेक्टेड कम्युनिटी जैसा काले स्पेक्टेटर देखते हुए हम प्रेक्षक नहीं बनना चाह रहे, हम हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं। हिस्सेदारी के लिए, हमारे हिस्सा के लिए हम जम के लड़ेंगे। एक और मुख्यमंत्री हैं, क्या हो रहा है साउथ में, एक और मुख्यमंत्री हैं आपके बगल के राज्य आंध्र प्रदेश के, चंद्रबाबू, वो भी कह रहे हैं कि साहब बच्चे पैदा कीजिए। वो बोल रहे हैं कि नहीं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रही है, उम्र बढ़ रही है, बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे, यंग लोग कम हैं। और उसकी जो बात है वो इससे जुड़ती है कि आबादी का जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 है, 2.1 है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में, तेलंगाना में 1.8 है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ 2 से ऊपर है, बिहार में 3 है। तो क्या ये एक बड़ी समस्या है कि लोग बूढ़े हो रहे हैं और रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा? सही है, देश का मुद्दा है। तो मैं जब आज़ाद मिला था तब लाइफ स्पैन वाज एवरेज इज 32 ईयर्स, नो वन नोज दैट। जिस दिन हमको 1947 में आज़ाद मिला था, उस दिन लाइफ स्पैन ऑफ इंडियन एनी अदर पर्सन एवरेज वाज 32 ईयर्स। रिफॉर्म्स के बाद, हेल्थ के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जो लगातार जो कदम उठाए, 56 ईयर्स को आगे, आज के तारीख में ऑन एंड एवरेज लाइफ स्पैन इज 80 ईयर्स। तो धीरे धीरे लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले 15-20 ईयर्स में इट विल रीच अप टू 100 ईयर्स। तो जो यंगर जनरेशन कम होते गए तो वी विल बिकम अनदर जापान। जापान में रोबो क्यों वो लोग इन्वेंट किए? नेसेसरी। तो इस देश में यूथ का बहुत जरूरी है। आज तो नियर अबाउट 50% इज द यंगर जनरेशन, मगर गोइंग फॉरवर्ड ये यंगर जनरेशन पूरा आफ्टर 20 they'll become 60, 70, 80 years. सो इस देश का जो पॉपुलेशन है, ओल्ड एज का अगर पॉपुलेशन बढ़ते गए तो इस देश में जो यूथ के कम हो जाएंगे। फैमिली प्लानिंग के वजह से हर परिवार को एक अगर लड़का लड़की कोई भी हो, तो ऐसे देखते देखते पॉपुलेशन कम होते जाएंगे, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ते गए तो देश के लिए नुकसान है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू जी ने कुछ कहा होगा, मगर यहां पर अब देश सोचना है। इट इज नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो ये देश को जो अच्छा है, जिस दिन फैमिली प्लानिंग का जरूरत था, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मुद्दा था, एजुकेशन का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, सब कुछ मुद्दा था, हेल्थ का मुद्दा था, तब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए देश सोच रहा था। आज के तारीख में सरप्लस फूड हो गए, सरप्लस कंट्री, पावर सरप्लस। तो ये जगह में अभी आज के तारीख में देश के लिए क्या अच्छा है, हम लोग सोचकर अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट एज वेल असेंबली में चर्चा होना है। देश के लिए जो अच्छा है वो कदम उठाना है। एक और बात है, जब हम ये 2 मुख्यमंत्रियों की बात से तो आप सहमत लग रहे हैं, एक और बात है जिसकी भी दिल्ली में बड़ी चर्चा होती है और वो आपसे जुड़ी हुई है। वो बात इससे जुड़ी हुई है कि अगर आप देखें तो जीडीपी में कुल दक्षिण के 5 राज्यों का, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जीडीपी में करीब 30% जो हमारी जीडीपी है, हमारे देश की जीडीपी है, वो इन राज्यों से आती है। आबादी अगर हम देखें, पॉपुलेशन देखें तो 19.6% है, आबादी काफ़ी कम है। लेकिन जो आपको वापस मिलता है 30% देकर, वो करीब 16% है। आप कहते हैं कि मैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता हूं, तो कैसे होगा? फाइनेंस कमीशन आया हुआ था तेलंगाना को हमारे राय लेने के लिए, तब मैं ये कहा 50% फॉर मेरिट
remaining 50% for other things based on the population. Now आज के तारीख में जो भी केंद्र सरकार को जो राज्यों से पैसे आ रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से बांटने में लग गए. पॉपुलेशन के हिसाब से बांटने के वजह से उत्तर प्रदेश एंड बीमारू स्टेट्स, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बीमारू राज्यों को ज़्यादा पैसे जा रहे हैं. जो साउथ के हम लोग हैं, पॉपुलेशन कम रहने के वजह से हमको पैसे कम मिल रहा है. इसीलिए आई हैव रिप्रेजेंटेड टू फाइनेंस कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन से जजमेंट्स ऑन रिजर्वेशन. सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट 50% फॉर मेरिट, 50% फॉर अदर बैकवर्ड हिस्सा. तो मैं आज यही वाई कांट अप्लाई फॉर फाइनेंस थिंग. 50% फॉर मेरिट हु आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द कंट्री, they have to get at least 50% on merit, remaining 50% on the population. क्योंकि एक बार आवाज उठाने के बाद, एक बार कदम उठाने के बाद, एक बार चर्चा शुरू होने के बाद ये मामला तो आगे आएंगे. इसीलिए मैं केंद्र सरकार को मैं साफ कह दिया कि 50% हैज टू गेट ऑन मेरिट. व्हाई? बिकॉज आई एम कंट्रीब्यूटिंग मोर देन एनी स्टेट, देन आई हैव टू गेट माई फेयर शेयर. नहीं है तो एक दिन ये मुद्दा बन जाएंगे. तेलंगाना भी ऐसा ही हो गया. आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में जो बंटवारा था सही तरीके से नहीं हो रहा था. बहुत बार बोल बोल के थक जाने के बाद हम लोग अलग राज मांगे. तो इस देश में अनरेस्ट किसी को आए तो केंद्र सरकार ने वो अनरेस्ट को अंडरस्टैंड करना, अनरेस्ट को दूर करने के लिए कोशिश करना है. दक्षिण में कई जो राज्य सरकारें हैं वो विपक्षी सरकारें हैं. क्या कुछ मुख्यमंत्रियों की आप कोई ऐसी योजना कि सब लोग मिलकर बैठे हैं, इस पर सोचें, मंथन करें? क्योंकि मुझे मालूम है कि फाइनेंस मिनिस्टर तो केरल में बैठे थे, दक्षिण भारत के सारे. ऐसी कोई योजना है, आप कुछ करना चाहते हैं इस पे? यस, आई हैव इनिशिएटेड दिस इशू. सिद्धरामैया जी से मैं कहा था. वाई? बिकॉज साउथ में वो बड़ा सीनियर नेता है. सिद्धरामैया जी अगर लीड किए तो साउथ के लिए अच्छा होगा, मगर अनफॉर्चुनेट ही इज फेसिंग सम पॉलिटिकल वेंडेटा केसेस, तो नहीं हो पाया. साउथ में तो खाली चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए सरकार में शामिल है और बाकी के सब लोग एंटी केंद्र सरकार के जो सरकार है. तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं आगे अभी हम कदम उठाने का बहुत ज़रूरी है. अगर सिद्धरामैया जी अगर ये कदम उठाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो मैं आई विल कोऑर्डिनेट विथ एवरी चीफ मिनिस्टर टू कंडक्ट ए साउथ सेमिनार फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स, वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस आर देयर. लोग ताली बजा रहे हैं, लोग आपकी बात को अप्रूव कर रहे हैं. अब लौटें तेलंगाना पर. 2 साल पहले तो कोई सोचता नहीं था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे. मुझे याद है 3 दिसंबर सुबह 2023 की बात है. सुबह सुबह हम लोग स्टूडियो पहुंचे और मैं सबसे कह रहा था कि भाई अनुमुला नाम का एक आदमी है, वो देखते हैं आज कमाल करेगा कि नहीं करेगा. और आपका पहला नाम अनुमुला ही है. आपने वो कमाल किया और एक तरीके से मेरी बात सही हुई, उसका धन्यवाद है. लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 बड़ी वजह क्या हैं आपको लगता है कि आपकी जीत हुई तेलंगाना में? 3 बड़ी वजह. तो ये जीत मेरा जीत नहीं है. पहला यह जीत है तेलंगाना की जनता की जीत, क्योंकि बहुत उम्मीद से लड़कर शहीद होकर तेलंगाना हासिल किए. बहुत उम्मीद से चंद्रशेखर राव को एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बनाए. मगर 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बेरोजगार तेलंगाना आंदोलन में जो लीड पार्ट किया था, किसी तेलंगाना युवता को नौकरी देने के लिए कोशिश नहीं किए. उनके परिवार में बेटा, बेटी, दामाद, उनके रिश्तेदारों को जितने भी है पूरे परिवार को हर 21 years plus who is eligible for nominated post or election, he has given everything to his family. He is thinking that तेलंगाना फैमिली का मतलब है उनके परिवार. He is thinking that KCR is तेलंगाना, तेलंगाना is KCR. तो वो तरीका से 10 साल यहाँ के 4 करोड़ जनता का जो उम्मीद था, उम्मीद तोड़ दिए. तो जनता ने डिसाइड कर लिए जब निजाम सरकार को हटाए, केसीआर कोई बड़ी बात नहीं है, तो जनता डिसाइड कर लिए केसीआर को हटाने के लिए. उसके बाद हमारे कार्यकर्ता 10 साल जितने भी केसेस, प्रॉपर्टी लॉस, वो लोग लड़ के जेल में गए, कुछ लोग डेथ हो गए. तो पूरा कांग्रेस कैडर ने रिजुनवेट हो गए कि इस बार केसीआर को हराना ही हराना, नहीं तो ये प्रदेश, ये राज्य के लिए ठीक नहीं है. वो 2 मिलने के बाद मैं आगे खड़ा रहा.
क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन. टाइम एंड अगेन आई वेंट टू जेल. Today also I am having 182 cases. So being an MP, being an PCC president, being an working president, he has booked hundreds of cases. तो वो नतीजा ऐसा निकला कि केसीआर ने एक फ्यूडल माइंडसेट से, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर से राज्य चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस बार उनको हटाने के लिए. तो ये 3 मुद्दे कांग्रेस को, प्रजापालना, जो हम लोग మార్పు రావాలి, మార్పు కావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి, दिस इज व्हाट आवर तेलुगु स्लोगन. तो चेंज के लिए, कांग्रेस सरकार बनाने के लिए हम लोग 6 गारंटी दिए. सोनिया जी सितंबर 17, 2023 हमारे 6 गारंटी को तेलंगाना में आकर सोनिया जी ने जो वादा किए थे कि हम वादा किए, तेलंगाना दिया. इस बार मैं वादा कर रहा हूं 6 गारंटी. 6 गारंटी हम जरूर तेलंगाना जनता वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए बात दिया हुआ है. इसीलिए आज के तारीख में फ्री बस, हम फ्री बस दे रहे हैं. 1 करोड़ के ज्यादा महिलाओं ने ये फ्री बस फैसिलिटी यूज किए. आई हैव पेड टू आरटीसी 3,500 crore फॉर फ्री बस and 500 rupees cylinder and 200 units free, 10 lakh rupees for Rajiv Arogya Shri. I have given last 10 months 50,000 government jobs. I am challenging in this country, any राज्य में, including Gujarat, within 10 months I have given 50,000 jobs, government, not in private. तो जो बात दिया हुआ है हम लोग 6 गारंटी में, हर गारंटी को, एंड किसान कर्जा माफी, इस देश में आज तक, फ्रीडम से लेकर आज तक 18,000 crore विद इन 25 days आई हैव पेड टू किसान लोगों को. 22,22,365 किसानों को अप टू 2 लाख खर्चा माफी किए. आई हैव पेड 18,000 crore विद इन 25 days. इस देश में मैं सवाल कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी से, कोई राज्य सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए कोई किसान कर्जा माफी कौन किया? मैं नहीं किया, तेलंगाना सरकार, कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है. तो ये सब सारे बातें हम लोग जो वादा किए थे चुनाव के समय पर, हम कर चुका है, करके दिखाए. और आप ये जो बोल रहे हैं कि केसीआर अनडेमोक्रेटिक थे, उसमें तो हम देख रहे हैं कि आप भी कुछ कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं. केसीआर भी पूरा विपक्ष खत्म कर देता था. मैं गिन रहा था कि 9 हैं, फिर मुझे पता चला कि नहीं 10 एमएलए वहां से इधर आ गए. तो ये सब क्या हो रहा है? कभी जो जीता वही सिकंदर. अच्छा, आपको तो पता है ना. तो मद्रास कैफे में आप ही कुछ कहा था ना. जी बिल्कुल. तो मैं, सरकार मानने 30 दिन से पहले बीजेपी और बीआरएस ने यह कहा इसका सरकार को हम गिराने वाले हैं. तो मैं इतना लड़कर, हमारे कार्यकर्ता लोग इतना लड़कर सरकार बनाने के बाद 1 ही महीना में केंद्र सरकार और यहाँ के अपोजिशन दोनों मिलकर सरकार गिराने के लिए कोशिश किए. तो ये 10 एमएलए ये कहा अगर भाई आपको गिराने के लिए कोशिश करो, हम खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं, हम रेवंत जी को, कांग्रेस को मदद करने के लिए हम हाजिर है. तो इसीलिए 10 लोग वहां से इधर आ गए कि सरकार को जो गिराने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे साथ में है. ये बताइए कि अगर आप देखें चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से वो थे, टेक्नोक्रेट जैसे थे, खुद को सीईओ तक बोलते थे. वाईएसआर बिल्कुल ऐसे जो बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स लगाते थे. ये उनके बाद जो आए वो बड़े बड़े सपने देखते थे. आप किस तरह का मुख्यमंत्री दिखवाना चाहते हैं? किस तरह की आपकी ड्रीम्स हैं? किस तरह की योजनाएं हैं आपके अपने राज्य के लिए? मैं मुख्यमंत्रियों से कंपैरिजन नहीं कर लेता हूं. मैं ये कंपेयर कर ले सकता हूं जरूर, इंदिरा जी, राजीव जी, पीवी नरसिंह राव जी. वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, 2 पैरेलल्स. सो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के साथ साथ माय पॉलिसी इज दैट हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो आज के तारीख में लोगों को खाने का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है. एवरीवन इज गेटिंग देयर फूड और देयर जॉब. बट हेल्थ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यूथ को एम्प्लॉयमेंट के बहुत दिक्कत आ जा रहा है. इसीलिए वी वांटेड टू एक्सपेंड अवर तेलंगाना. जो पॉलिसी है चाइना +1 कंट्री,
जो नेशनल इंटरनेशनल जो पॉलिसी चर्चा हो रहा है चाइना प्लस वन कंट्री, व्हाई कांट चाइना प्लस वन कंट्री इज तेलंगाना? तेलंगाना इज द डेस्टिनी ऑफ चाइना प्लस वन. So I wanted to urbanize. That is why I planned for regional ring road. Urbanization is the one solution for economic growth. तो इसीलिए हम मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट लिए, इसीलिए हम लोग फ्यूचर सिटी बनवाए, इसीलिए हम लोग रेडियल रोड्स ले रहे हैं, इसीलिए हम रीजनल रिंग रोड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग साउथ कोरिया गए, इसीलिए हम लोग यूएस गए, इसीलिए हम दावोस गए. सो इन्वेस्टमेंट लाना, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आना, हर यूथ को नौकरी दिलवाना, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, इसीलिए आई हैव टोल्ड दैट $1 trillion इकोनॉमी इज अवर टारगेट फ्रॉम तेलंगाना. मैं वो कहता हूं जो मैं अक्सर अपने शोज में, जब आप जीते चुनाव उस दिन रात को भी मैंने कहा, बार बार मैं कहता हूं कि एक तरीके से आप कांग्रेस के लिए एक नया रास्ता खोलते हैं. कांग्रेस की राज्यों में इकाइयां हैं, वहां आप जैसा लीडर होना चाहिए, यानी एक एग्रेसिव लीडर जो जनता से जुड़ा हुआ हो, 24/7 पॉलिटिक्स करे. वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की अब जगह नहीं बची है. 24/7 पॉलिटिक्स करे, बड़ी आक्रामक शैली में बात करे, यूथ को अपने साथ जोड़े. ये एक फॉर्मूला बनता है रेवंत रेड्डी फॉर्मूला, और ये मेरे ख्याल से अगर और राज्यों में भी लागू करे तो कांग्रेस का झंडा वहां भी फहराया जा सकता है. आप अपनी तारीफ सुन के क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये इसकी गुंजाइश है? शायद राहुल जी तो वही काम कर रहा है, जी. 24/7 पॉलिटिक्स कर रहा है, हर दिन क्षेत्र में जा रहा है. सो जरूर वो देश की प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी गरीबी से आए, गरीबी दिखा के प्रधानमंत्री बने. मैं राहुल जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, दे हैव सैक्रिफाइस्ड thousands of crores. They have come from very rich family. And Indira ji, Rajiv ji, they have sacrificed their lives for the country. शहीद हुए इस देश के लिए. सोनिया जी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पदवी त्याग किए. तो 6 जनरेशन दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर मनी, देयर लाइफ्स, देयर पोजीशंस. नाउ जब राहुल जी डिस्क्वालीफाई हुआ था एमपी, आफ्टर 75 years, great grandfather, grandmother, father, everyone was represented as a prime minister of India, but he doesn't have any house to stay. सरकार ने बंगला खाली करवाया तो राहुल जी को जाने के लिए घर नहीं था. अमीर से लेकर गरीब बन गए. मोदी जी गरीब में था, गरीब से प्रधानमंत्री बने. मगर यू कंपेयर विथ नरेंद्र मोदी जी एंड राहुल गांधी जी, जो सैक्रिफाइस किया था, दो रिचेस्ट फैमिली से लेकर पूरे स्टफ द पोर को भी आजकल हम तो इंदिरम्मा हाउस दे रहा है. राहुल गांधी जी को इंदिरम्मा हाउस भी नहीं है. तो ऐसा नेता इस देश का प्रधानमंत्री बनने का बहुत जरूरत है. रेवंत रेड्डी जी, आपने सभी सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत कम ऐसा होता है कि हम जो सोच के जाते हैं कि ये नेता इस तरह का होगा, इस तरह से बोलेगा, उस पर खरा उतरता है. लेकिन आप उन कुछ नेताओं में हैं मेरे अनुभव में जो उस पर खरे उतरे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. मैं एक बात कहना चाहता हूं दिबांग जी, 2006 June I have got elected as a Jilla Parishad member independent. 2007 I have got elected as a MLC independent from local bodies. जी. 2009 June I have become an MLA first time. 2014 June I have become an MLA second time. 2019 June I have become a member of parliament. 2023 December में मुख्यमंत्री बने. ये 17 साल में एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं लिए. एक बार मैं जनता के साथ गया. ये 17 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए. जनता लगातार जनता से मिलकर, सुनकर, उनके राय से, उनके सोचधारा से हम लोग काम किए. कोई भी आगे अगर राजनीति करना है तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से कुछ होने वाले नहीं है. पार्ट टाइम पॉलिटिशियन को लोग भी वैसे ही देखते, पार्ट टाइम. तो जिम्मेदारी अगर निभाना है तो कोई भी आगे राजनीति में तरक्की करना है, कुछ बनना है तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करो, जनता से मिलजुल के काम करो. एक ना एक दिन मौका मिलने वाले. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. 17 ఏళ్ల నుంచి ఒక్కరోజు సెలవు తీసుకోలేదంటే ఖచ్చితంగా హాలిడే తీసుకోవాలి సార్ మీరు.